This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ameen ya rabbal alamin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया था। लॉ ऑफ डिमांड के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस करना था वो ये कि डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव होती है, उसकी रीजन क्या है। सबसे पहले मैं ये कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूं, व्हाई अ डिमांड हैज अ नेगेटिव स्लोप, व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इससे पहले हम रिकॉल करते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ी थी लॉ ऑफ डिमांड की। बच्चे किसी बच्चे का ना माइक ऑन है जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने वो क्वेश्चन पूछना था जो कल आपने दिया था ना हमें। थोड़ा सा बच्चे लाउड पिच में बोलते हैं, मुझे ना आपकी आवाज नहीं सही समझ में आ रही। वकार आप बात कर रहे हो ना, वकार थोड़ा सा लाउड पिच में बात कीजिएगा बच्चे। सर मैं ये पूछ रहा था जो कल आपने क्वेश्चन दिया था ना मैं असाइनमेंट के लिए, जी जी लॉ ऑफ जी डिमांड का। जी तो सर वो क्वेश्चन तो यही नहीं था जो आपने हमें ऑलरेडी करवा दिया था। जी, मैंने क्लास में जो करवाया था वही क्वेश्चन था एज इट इज। जी जी, मैंने उसको अगेन किया था तो मैं वही देख रहा था कि ये वही क्वेश्चन है। मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूँ फिर भी एक दफा। जी जी, वही क्वेश्चन है, बिल्कुल जो मैंने क्लास में करवाया था वही होमवर्क में क्वेश्चन दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन भी जो भी आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा पास पेपर से रेफर करता जाऊं कि पास पेपर्स में ये क्वेश्चन कब आया था और किस लैंग्वेज के साथ एग्जामिनर ने किस तरह से पूछा था और ये किस तरह से मजीद आ सकता है। और अगर उससे मुतालिक कोई एमसीक्यूज भी हुआ तो मैं भी भरपूर कोशिश करूंगा कि वो एमसीक्यूज भी आप लोगों के साथ उसी टॉपिक के साथ डिस्कस भी करूं ताकि आप लोग रिलेट कर सके उसको टॉपिक को। ठीक है, थैंक यू सर। Bismillahirrahmanirrahim. बच्चे, first of all, we have discussed the definition or statement of the law of demand. Ceteris paribus, other things remain constant, other things remain same, or other things remain equal. एक ही मतलब है, इसका मतलब है बाकी कंडीशंस जिसकी वजह से डिमांड चेंज हो सकती है वो कांस्टेंट रहे। When the price of a commodity increases, जब भी किसी भी कमोडिटी की कीमत बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस, उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब क्या कि अगर कीमत कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। इससे ऑपोजिट है ये बात। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ी थी लॉ ऑफ डिमांड की। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट और ceteris paribus, when the price of a commodity increases, the quantity demanded of that commodity decreases or contracts and vice versa. ठीक हो गया जी बच्चे। इसके बाद बच्चे हम लोगों ने टेबल बनाया था। हमने कहा था टेबल में कीमत 2 रुपए है, 2 रुपए पे कंज्यूमर्स कमोडिटी के 100 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं। अगर कीमत 2 रुपए से बढ़ के 4 रुपए हो जाए, if
there is an increase in price from ₹2 to ₹4, अगर कीमत 2 रुपए से बढ़ के 4 रुपए हो जाए, then quantity demand would decrease from 100 units to 80 units. क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी 100 यूनिट से 80 यूनिट्स। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है 4 to 6, क्वांटिटी डिमांड कम होती जा रही है फ्रॉम 80 to 60। अगेन प्राइस बढ़ के 6 to 8 हो गई, क्वांटिटी डिमांड 60 यूनिट से 40 यूनिट्स हो गई, क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर गई, डिक्रीज हो गई। प्राइस अगेन इंक्रीज हुई फ्रॉम ₹8 to ₹10। प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड कम हो गई 40 से 20 यूनिट। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड कम होती जाए, और अगर प्राइस कम हो जाए 10 से 8 रुपए हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी 20 से 40 रुपए। ठीक हो गया जी बच्चे। अगर प्राइस 8 से 6 रुपए हो जाए, क्वांटिटी डिमांड 40 से 60 यूनिट एंड सो ऑन। जब कीमत 2 रुपए थी तो उस पे डिमांड 100 यूनिट्स होगी। बच्चे कैन यू हेयर मी क्लियरली? Because I have received a message from Muazzam Bajwa. He said he is not clear है, अब्दुल्ला कह रहा है क्लियर है। उनका क्लेम ये था कि अब वो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। उनके साथ कोई प्रॉब्लम है जी बच्चे। टेबल भी बच्चे क्लियर है? अच्छा बच्चे, नेक्स्ट एट द लास्ट हमने डायग्राम बनानी। डायग्राम बनाते हुए बच्चे हमने सबसे पहले ये कहा कि हमें ये मेंशन करना है कि हम वेरिएबल्स एक्स एक्सिस पे कौन सा लेंगे, वाई एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि अलोंग वाई एक्सिस हम प्राइस को मेजर करेंगे और अलोंग एक्स एक्सिस हम क्वांटिटी को मेजर करेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और वाई एक्सिस के अलोंग हम बच्चे प्राइस को मेजर कर रहे हैं। ठीक हो गया बच्चे? फिर नेक्स्ट स्टेप में बच्चे, सेकंड स्टेप में हमने इनकी स्केलिंग भी की। स्केलिंग इस तरह से की कि मैक्सिमम क्वांटिटी है 100 यूनिट। पहले हमने कहा 20, फिर हम डिफरेंस जो है वो टेबल के मुताबिक 20-20 का था, 20-20 का डिफरेंस लेते गए। अब यहाँ पे स्केल यूज कर सकते हो, 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेते जाएं, 1.5 सेंटीमीटर का, जितना भी आपके लिए नॉर्मल हो कि आप आसानी से अच्छे तरीके से डायग्राम बना सके। इसी तरह से बच्चे प्राइस के केस में आपको स्केल यूज करने की जरूरत नहीं है, वहां तो आपके लिए आपको पता है लाइंस लगी हुई है, तो आप अपनी लाइंस के टॉप पे जो आपने लाइन लगाई है वहीं पे आप प्राइसेस मेंशन करें 2, 4, 6, 8, 10। फिर नेक्स्ट बच्चे आपने हाईलाइट कर दिया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी कि 20 यूनिट कीमत जब 10 रुपए थी तब 20 यूनिट डिमांड कर रहा है कंज्यूमर। कीमत जब 10 रुपए से कम होके 8 रुपए हो गई तो कंज्यूमर उस कमोडिटी के अब 40 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। आपने नया पॉइंट 40 पे मेंशन कर लिया, 8 प्राइस के सामने 40 यूनिट्स, आपने एक और पॉइंट मेंशन किया। इसी तरह से व्हेन प्राइस इज ₹6, एट दिस प्राइस कंज्यूमर डिमांड 60 यूनिट्स ऑफ सच कमोडिटी, आपने सी पॉइंट मेंशन कर लिया। अच्छा, if price is ₹4, at that price consumer afford 80 units या consumer demand 80 units of the commodity, आपने डी पॉइंट मेंशन किया यहाँ पे। और इसी तरह से जब कीमत 2 रुपए थी कंज्यूमर डिमांड कर रहा था 100 यूनिट्स, तो आपने ई पॉइंट मेंशन किया और ए टू ई पॉइंट्स को मिलाने से आपके पास एक कर्व बन गया जिसे हम डी डी डिमांड कर्व कहते हैं। डिमांड कल आपने बताया था सर जी वकार सर, कल आपने बताया था कि वो वाई एक्सिस पर हम लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन जो प्राइस है ये तो इंडिपेंडेंट होती है। तो वकार आपको मैंने कल शायद ये बात भी बताई थी कि ये डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल जिस इकोनॉमिस्ट ने प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप शो करवाया था उसमें उन्होंने मेंशन किया था, उन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को
अलोंग वाई एक्सिस ले लिया था और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया था। तो हमने ये रूल ब्रेक किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन में। उस सिचुएशन में हम वाई एक्सिस के अलोंग प्राइस ही ले रहे हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी ही ले रहे हैं। बाकी हर जगह पे हम रूल फॉलो करेंगे। सिर्फ और डिमांड और सिर्फ सप्लाई नहीं होगा। हाँ जी, डिमांड और सप्लाई के केस में जिस एक्सिस पे जो वेरिएबल उस इकोनॉमिस्ट ने रिलेशनशिप शो करने के लिए लिया था, हम वही वेरिएबल्स यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये बात मैंने बताई भी थी बाद में आपको कि जनरल रूल ये कि अलोंग एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई एक्सिस के अलोंग डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बट जब इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ तो इकोनॉमिस्ट ने रूल चेंज कर दिया, ब्रेक कर दिया। प्राइस को वाई एक्सिस के अलोंग मेजर किया जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, होना तो एक्स एक्सिस के अगेंस्ट चाहिए था, बट एक्स एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया और वो क्या है, क्वांटिटी ले लिया। अब मैंने ये भी कहा था आप लोगों से कि मैं इसके बारे में रिलेशनशिप आपको चैप्टर 5 में जाके समझाऊंगा। ठीक है ना बच्चे? जी सर, तो बच्चे थैंक यू अब सर। एक डिमांड कर्व हमारा बन गया ए टू ई, पॉइंट्स को मिलाने से हमने एक डिमांड कर्व बनाया डी डी। अब डिमांड कर्व की स्लोप है नेगेटिव। हमने कहा नेगेटिव स्लोप कैसी स्लोप होती है, एक ऐसी स्लोप जो लेफ्ट से राइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करे, ऐसी स्लोप को हम नेगेटिव स्लोप कहते हैं। इसे डाउनवर्ड स्लोप भी कहा जाता है। अच्छा, ये स्लोप क्या बताती है, दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप शो करती है। एक वेरिएबल है प्राइस, दूसरा वेरिएबल है क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी के इन बिटवीन नेगेटिव रिलेशनशिप, लेकिन जो स्लोप का ट्रेंड होगा वही इन दोनों वेरिएबल्स का रिलेशनशिप भी होगा। अगर पॉजिटिव स्लोप होती तो दोनों वेरिएबल्स का रिलेशनशिप पॉजिटिव होता। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी कम होगी। बट इन द गिवन सिचुएशन डिमांड कर्व की स्लोप है डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हाट डज इट मीन? डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब यह है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा दूसरा वेरिएबल कम होगा, एक वेरिएबल अगर कम होगा तो दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा। इनका आपस में इनवर्स इनडायरेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसे हम समटाइम कहते हैं ट्रेड ऑफ का रिलेशनशिप। क्या वर्ड बोलते हैं इसके लिए? ट्रेड ऑफ का, नेगेटिव इनवर्स इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक हो गया ना बच्चे? तो नेगेटिव स्लोप की डेफिनेशन मैंने ग्रीन में लिखी हुई है आपके सामने, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, प्राइस according to demand, yeah, as per law of demand, there is a negative inverse relationship between price and quantity demand. ठीक हो गया ना बच्चे? ए पॉइंट पे कीमत 10 रुपए है, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 20 यूनिट्स, कीमत कम हो गई 10 रुपए से 8 रुपए बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 40 यूनिट्स ऑफ सच कमोडिटी, के प्राइस तो कम हुई है लेकिन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई है, 20 से 40 यूनिट हो गई। इसी तरह से एंड सो ऑन, ई पॉइंट पे जब कीमत 2 रुपए है, इस पॉइंट पे कंज्यूमर कितने यूनिट्स डिमांड कर रहा है उस कमोडिटी के? 100 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। ठीक हो गया जी बच्चे? तो उसके बाद बच्चे ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था व्हाई डिमांड हैज नेगेटिव स्लोप। अच्छा बच्चे, लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड अब तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर है तो पूछना चाहते हो तो बच्चे पूछ सकते हो। जी करें डिस्कस। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाई डिमांड हैज नेगेटिव स्लोप पे। हमने 4 रीजंस पढ़ी थी। पहली रीजन थी प्राइस इफेक्ट। सबसे पहली क्या थी? प्राइस इफेक्ट। ये सिंपल है, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा कि प्राइस इफेक्ट क्या है, जब एक कमोडिटी की कीमत बढ़ जाती है, जैसे नॉर्मल बिहेवियर है, जनरल बिहेवियर। हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार से जाके पूछते हैं कि दुकानदार भैया
एक कोक की बोतल दीजिएगा 1.5 लीटर की, वो हमें कहता है कि 120 रुपए दो, 130 रुपए दो। हमने कहा ये क्या कॉस्टली हो गई है? उसने कहा जी हमारा प्लान था, हम सोच के बैठे हैं 2 लेंगे, लेकिन उसने हमें कीमत ऐसी बता दी, हम कहते नहीं ठीक है एक ही दो। क्योंकि जब प्राइस बढ़ गई है तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्वांटिटी डिमांड बेसिकली ये वर्ड है। अच्छा, अब अगर हम उसे कहते हैं कि एक बोतल दो कोक की, वो हमें कहता है 80 रुपीज की है, 70 रुपीज की, हमने कहा 100 की थी, उसने कहा कम हुई है, प्रोपोर्शनल प्राइसेस है। तो हम क्या ज्यादा कंजम्पशन नहीं करते? हम ज्यादा नहीं, हम ये नहीं कहते दो दे दो, ज्यादा ले लेते हैं। सेल के केस में डिमांड बढ़ी जाती है, तो वही इफेक्ट है। अच्छा, अगर क्या होता है, क्या आपने अमूमन देखा हुआ होगा, जो सेलर होता है ना, वो प्रमोशनल प्राइसेस इंट्रोड्यूस करवाता है, सेल लगाता है। सेल के केस में क्या होता है, वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को मार्केट की प्राइसेस की निस्बत कम कर देता है। अच्छा, उस ड्यूरेशन में क्या होता है, लोग कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं। तो ये है प्राइस इफेक्ट, कि जब किसी प्रोडक्ट की कीमत कम होती है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड बढ़ा देता है, जब कीमत बढ़ जाती है डिमांड कम कर देता है। अच्छा, अब इस बात को समझने के लिए कि ये प्राइस इफेक्ट बेसिकली है क्या, ये दो कॉन्सेप्ट से मिलकर बना हुआ प्राइस इफेक्ट, वो अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा प्राइस इफेक्ट को समझना। प्राइस इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट है, उसे हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। क्या वर्ड बोलते हैं, साथ साथ मेरे याद भी करते जाइएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट प्रिपेयर करना। पहला इफेक्ट है इनकम, और दूसरा इफेक्ट कहलाता है बच्चे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सर इन दोनों का सम लो तो वो प्राइस इफेक्ट के इक्वल आता है। जी, इन दोनों का सम लेंगे, मींस ये कि हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई फिगर्स नहीं बननी है हमारी, बाइफरकेशन है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्राइस इफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हम क्या वर्ड बोलते हैं, प्राइस इफेक्ट किसका कॉम्बिनेशन होता है, इनकम इफेक्ट का और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये वर्ड याद रखिएगा, प्राइस इफेक्ट is a combination of substitution effect and income effect। तो सबसे पहले जरा हम इनकम इफेक्ट को पढ़ते हैं। मैंने आपको शायद कल भी बताया था, ये वर्ड इनकम इफेक्ट है, लेकिन अगर हम एक्चुअली समझें तो ये वर्ड है रियल इनकम इफेक्ट। कौन सा है, रियल इनकम इफेक्ट। इसके लिए मैं आपके साथ जरा कैलकुलेशन करता हूं। एक कंज्यूमर की इनकम है 1000 रुपया, एक प्रोडक्ट है 100 रुपीज, बताएं कंज्यूमर इसके कितने यूनिट बाय कर सकता? सर 10 यूनिट्स। सभी लोग समझ आ गई, कितने यूनिट्स बाय कर सकता है? 10। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा, इनकम में तो कोई चेंज नहीं है, इनकम तो 1000 की है, बट बच्चे अब इसकी प्राइस कम होके 50 रुपए हो गई। बताएं अब कंज्यूमर इसके कितने यूनिट बाय कर सकता है? 20 कितने यूनिट बाय कर सकता है? अच्छा बच्चे, अब आप मुझे एक बात बताएं, कीमत के कम होने की वजह से, प्राइस के कम होने की वजह से परचेजिंग पावर बढ़ नहीं गई? खरीदने की ताकत बढ़ नहीं गई? खरीदने की ताकत को बेसिकली इनकम इफेक्ट ही कहते हैं ना। कीमत कम होती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। जब किसी भी प्रोडक्ट की कीमत प्राइस कम हो जाएगी, हम उसके यूनिट अब ज्यादा खरीद पा सकते हैं, हमारे पास खरीदने की ताकत बढ़ जाती है। तो परचेजिंग पावर का बढ़ना बेसिकली रियल इनकम इफेक्ट कहलाता है। ये रीजन है, इसी वजह से इसे कहते हैं रियल इनकम इफेक्ट। मुझे बताएं ये बात मैं समझा पाया हूं आप लोगों को?
सभी लोगों को ये बात समझ आई है मेरी? सर रिपीट जी कीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बच्चे। बच्चे मैंने एक एग्जांपल ली, लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसकी आमदनी है 1000 रुपया, वो एक प्रोडक्ट बाय करता है, जो वो एक प्रोडक्ट है उसकी कीमत है 100 रुपया। अब मुझे बताएं, अपनी आमदनी अगर वो सारी की सारी उसी प्रोडक्ट की खरीदारी पे लगा दे तो वो उसके कितने यूनिट खरीद सकता है जिसकी कीमत 100 रुपया है? 1000 रुपया आमदनी, प्रोडक्ट एक 100 रुपए की, वो उसके मैक्सिमम 10 यूनिट ले सकता है। ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहे तो उसके कितने यूनिट ले सकता है? 10। हमने कहा उसकी आमदनी में कोई चेंज नहीं आया, वो 1000 रुपया ही दे, लेकिन कीमत चेंज हो गई। अब कीमत 100 रुपए की बजाय 50 रुपए है। अब वो बताएं अपनी उसी आमदनी से अब वो उसके कितने यूनिट बाय कर सकता है? पहले वो 1100 से डिवाइड किया, 10 यूनिट ले पा रहा था। अब 1000 को 50 से डिवाइड करेंगे क्योंकि उसकी कीमत कम हो गई है। तो अब अपनी आमदनी से वो इसके कितने नंबर ऑफ यूनिट खरीद सकता है? 20। तो देखें, कीमत के कम होने से कंज्यूमर की खरीदने की ताकत, परचेजिंग पावर बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। ये इफेक्ट क्या हुआ? इसे हम कहते हैं रियल इनकम इफेक्ट, क्योंकि परचेजिंग पावर तभी बढ़ती है जब इनकम इफेक्ट होता है। ठीक है ना? तो बेसिकली नॉमिनल इनकम नहीं चेंज हुई, कीमत के कम होने से परचेजिंग पावर का बढ़ना, इसे हम कहते हैं रियल इनकम इफेक्ट। सही हो गया जी बच्चे? मैं सबको समझा पाया हूं? बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आ गया था, बात क्लियर हो गई है, उन्हें समझ में आ गई। जी बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, इससे पहले कि हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़े, हम ऐसा करते हैं, इसकी जरा रीडिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज भी तो समझनी है ना। मुझे पता है कि आप फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने इस तरह का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, तो हो सकता है आपको सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही हो। तो मैं पूरी भरपूर कोशिश करूंगा, जहां पे मैं लैग कर रहा हूं तो आप मुझे खुद से हाईलाइट कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बात समझा सकूं। बच्चे, आपने ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ने, एक प्राइस इफेक्ट और दूसरा इनकम इफेक्ट। रीडिंग कीजिएगा बच्चे, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी, अपने पास नोट्स आपने हार्ड फॉर्म में रखने हैं। फोटोकॉपियर के पास नोट्स पड़े हुए हैं, जो कुर्बू जवार में रहते हैं वो वहां से ले सकते हैं, नहीं तो मैंने सॉफ्ट में शेयर कर दिए, जहां से मर्जी आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है ना? कोई कंपल्शन नहीं है आप लोगों के लिए, जहां आपके लिए इजी है वहीं से आप इसका प्रिंट निकलवाएं, अपने सामने कॉपी रखें। ठीक है, जल्दी से पढ़ लें, 2 मिनट है आप लोगों के पास। बच्चे, मैंने ना ग्रुप बनाया है, एक बॉयज का और एक गर्ल्स का। मैंने बच्चों से कहा था, अपना नंबर भी शेयर कर दिया था, तो जैसे जैसे बच्चे मुझे मैसेज किए जा रहे हैं मैं उनको ऐड करता जा रहा हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ कि उन्हें उसी दिन, अभी भी कुछ बच्चों के मैसेजेस आए हुए हैं, मुझे उन्हें ऐड करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा मसरूफ रहा हूँ, तो मैं उन्हें ऐड कर दूंगा। ठीक है ना? मॉर्निंग में आए, बाकी मैं इंशाल्लाह साथ साथ सबको ऐड कर रहा हूँ। बॉयज का मैंने सेपरेट ग्रुप बनवाया है और गर्ल्स का। तो आपके पास मेरा नंबर है, आप लोग मुझे अपने नंबर पे अपना नेम और सब्जेक्ट नेम टेक्स्ट कर दीजिएगा, तो काइंडली मुझे ये भी पता चल जाता है कि बॉयज के ग्रुप में ऐड करना है या गर्ल्स के। अगर आप ये भी मेंशन कर देंगे तो मेरे लिए ज्यादा सूटेबल हो जाएगा। ठीक है? तो ये बहरहाल आपका नेम, ये इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मुझे गाइड कर दिया। एक्सक्यूज मी जी सर। बच्चे, सबको क्लियर हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नंबर मैं दोबारा शेयर कर दूं जी, मैं क्लास के एंड पे शेयर कर दूंगा। ठीक है जी बच्चे? एक्सक्यूज मी सर। कल वाले लेक्चर रिकॉर्डिंग भी बच्चे मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हुई है, कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हुई है।
जी बच्चे, क्या आप क्या कह रहे हो बच्चे, बताओ। सर कल आपने कोई टेस्ट भी दिया था? वो बाय मिस्टेक हो गया था, मैंने चैप्टर शेयर करना था, वो टेस्ट शेयर हो गया, ओके, बाय मैं मिस्टेक हुआ। अभी ग्रुप ओपन किया था, मैंने देखा। ओके सर, थैंक्स। नहीं, वो बाय मिस्टेक हुआ है, मुझे बच्चों ने पूछा तो मुझे मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। वो मैंने आप लोगों के साथ चैप्टर बाद में शेयर कर दिया था, आप लोगों को मिल गया होगा जो ग्रुप में ऐड है, ठीक है। मैं दोबारा कर दूंगा बच्चे, आप ग्रुप में मैसेज सेंड करेंगे ना कोई बच्चा दोबारा रीसेंड कर देगा आपको। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, ग्रुप में इधर उधर की बातें, कोई फॉरवर्ड मैसेजिंग वगैरह ना कीजिएगा, ठीक है। इसको हेल्दी पर्पस के लिए रहने दीजिएगा ग्रुप। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हमने अभी तक दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक प्राइस इफेक्ट और दूसरा इनकम इफेक्ट। अब थर्ड वन इफेक्ट करने वाले हैं, वो है बच्चे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जी बच्चे, सर जी, वो मैंने पूछा था, वो जो रियल इनकम इफेक्ट है उसमें इनकम का तो कोई लेना देना ही नहीं है, इनकम तो सेम है उसकी, वो तो प्राइस कम या ज्यादा होने से उसकी परचेजिंग पावर इफेक्ट हो रही है, तो ये फिर इसको रियल इनकम इफेक्ट क्यों नेम दिया हुआ है? देखिए इनकम का बच्चे, तो कोई है ही नहीं। रियल का मतलब ही यही है। इकोनॉमिक्स में रियल का मतलब ही यही होता है। देखिए, अगर मैं कहता ना इनकम चेंज हो रही है, तो फिर वर्ड होता नॉमिनल इनकम इफेक्ट। वर्ड क्या होता है? नॉमिनल इनकम इफेक्ट। बेसिकली रियल, मैंने आपको कहा था इनकम इफेक्ट, यहाँ पे वर्ड इनकम इफेक्ट है ना, लेकिन ये रियल इनकम इफेक्ट है, ये सिंपल इनकम इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इनकम नहीं चेंज हो रही। इसमें होता क्या है, परचेजिंग पावर चेंज होती है। परचेजिंग पावर क्या, एक इंसान ने के खरीदने की ताकत बढ़ जाती है। पहले वो कम यूनिट ले रहा था, अब ज्यादा यूनिट ले रहा है, तो ये तो तभी बढ़ती है ना जब उसकी इनकम बढ़े। नॉर्मली हम तो यही समझते हैं उसी से कि ये प्राइस की वजह से उसकी परचेजिंग पावर का बढ़ना या परचेजिंग पावर का कम हो जाना रियल इनकम इफेक्ट कहलाता है। बच्चे, गॉट माय सर, पॉइंट? अगर इनकम का बीच में इफेक्ट होता तो वो नॉमिनल इनकम हो जाता फिर, नॉमिनल, अगर नॉमिनल इनकम। इनकम। हाँ ठीक, ओके सर, ओके, जी, गॉट इट सर, बिल्कुल थैंक ठीक। यू। थैंक यू बच्चे, जजाकल्ला जजाकल्ला। जी, मोहम्मद मोअज्जम बशीर साहब ने कोई मैसेज किया है? जी मोअज्जम, बच्चे हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट सिंपल वही कॉन्सेप्ट जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा कि जब भी किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो बायर की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और अगर किसी चीज की कीमत कम होती है तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, वो ज्यादा यूनिट खरीदता है नॉर्मली। और उसमें मैंने एक दो एग्जांपल भी आपके साथ डिस्कस की, जैसे सेलर सेल क्यों ऑफर करता है, प्रमोशनल प्राइसेस क्यों ऑफर करता है, मार्केट में मार्केट प्राइस से कम पे प्रोडक्ट को ऑफर करना बेसिकली प्रमोशनल प्राइसेस होती है। उन सिचुएशंस के अंदर बायर उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा खरीदता है, तो प्राइस कम कर दी जाती है ताकि अपनी सेल को बढ़ा लिया जाए। ये प्राइस इफेक्ट होता है। अच्छा, हमने कहा कि प्राइस इफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इफेक्ट्स। प्राइस इफेक्ट दो इफेक्ट्स का मजमूआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, प्राइस इफेक्ट दो इफेक्ट्स का मजमूआ है। पहला इफेक्ट कहलाता है इनकम इफेक्ट। नाम इनकम इफेक्ट है, लेकिन ये एक्चुअल में रियल इनकम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? रियल इनकम इफेक्ट। इसमें इनकम नहीं चेंज होती, प्राइस के चेंज होने की वजह से बायर की परचेजिंग पावर चेंज हो जाती है। और उसकी एग्जांपल मैंने आपके सामने ये रखी। मैंने कहा लेट्स सपोज, मैं दोबारा एग्जांपल समझा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए ये बोरिंग ना हो जाए। ठीक है जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। जी बच्चे लेट्स सपोज कैफ के जस्ट 9 पेपर्स हैं, आपने कैफ क्वालिफाई करना है और उसके बाद आपकी फर्म में इंडक्शन हो जानी। फर्म में इंडक्शन हो जाएगी तो आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा 13,700 रुपए डायरेक्टली। और 13,700 रुपए जब आपको स्टाइपेंड मिलेगा, एक प्रोडक्ट हम अज्यूम कर रहे हैं उसकी कीमत है 100 रुपए।
आप मुझे बताएं, आप अपने पूरे स्टाइपेंड को अगर इसी प्रोडक्ट पे स्पेंड कर दें तो आप इसके कितने यूनिट्स बाय कर सकते हैं? बताइएगा बच्चे। अगर आप अपनी सारे स्टाइपेंड को इसी प्रोडक्ट की कंजम्पशन के लिए स्पेंड करें तो बच्चे आप 137। बिल्कुल ठीक हो गया इस्माइल साहब, इस्माइल अहमद, जजाकल्ला बच्चे। 137 यूनिट्स, बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश शाहजेब साहब। 137 यूनिट्स। अच्छा अब बच्चे स्टाइपेंड तो हमारा चेंज नहीं हुआ, 13,700 रुपए आई है, लेकिन जो प्रोडक्ट हम बाय कर रहे थे अगर उसकी कीमत कम हो जाए, 50 रुपए हो जाए, तो बताएं अब हम इसके कितने यूनिट बाय कर सकते हैं? 274, शाबाश, 274 यूनिट्स बाय कर सकते हैं। तो हमारी प्राइस के कम होने की वजह से परचेजिंग पावर बढ़ गई। परचेजिंग पावर का बढ़ना इनकम इफेक्ट कहलाता है, और ये इनकम इफेक्ट बेसिकली रियल इनकम इफेक्ट है, क्योंकि इसमें नॉमिनल इनकम नहीं चेंज हो रही, ये नॉमिनल इनकम है, ये नॉमिनल इनकम है, वो चेंज नहीं हो रही। प्राइस के कम होने की वजह से हमारी कुव्वत खरीद बढ़ गई है। अच्छा अब इसी तरह से बच्चे मैं एग्जांपल, 13,700 रुपए स्टाइपेंड मिल रहा है, कीमत 200 रुपए हो गई पर यूनिट, बताएं हम इसके कितने यूनिट बाय कर सकते हैं? जी बच्चे 68.5, उमर साहब ने बताया 68.5 यूनिट्स बाय कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है अदिल साहब 68.5। तो देखें बच्चे कीमत के बढ़ने से, प्राइस के बढ़ने से परचेजिंग पावर कम हो गई, प्राइस बढ़ी परचेजिंग पावर कम हो गई। यहां पे प्राइस कम हुई थी, परचेजिंग पावर बढ़ गई थी। तो प्राइस के बढ़ने से परचेजिंग पावर का बढ़ना या प्राइस के कम होने से परचेजिंग पावर का कम हो जाना रियल इनकम इफेक्ट कहलाता है। जी बच्चे अब बात क्लियर हो गई है बच्चे आपको? बच्चे कोशिश किया करें टाइम पे ज्वाइन किया करें सभी लोग क्लास, ठीक है? आज मैं खुद भी थोड़ा सा लेट हो गया, काम गया हुआ था, वहां से लेट आया हूं इस वजह से। अच्छा जी बच्चे नेक्स्ट बच्चे हमने थर्ड वन कॉन्सेप्ट समझना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये तो आपको पहले भी आता है, लेकिन आपने इस नाम से नहीं पढ़ा होगा, इस वजह से आप लोग रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं जी एक साहब है, सीए, एक शॉप पे गए और शॉपकीपर से कह रहे हैं कि मुझे सॉफ्ट ड्रिंक्स दो। लेट्स सपोज इन्होंने डिमांड की है मुझे पेप्सी दो। शॉपकीपर ने कहा दो भाई 120 रुपए दो 1.5 लीटर के लिए। इन्होंने कहा 100 रुपए की बोतल है पेप्सी की, आप मेरे से 120 रुपए क्यों डिमांड कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं इसकी कीमत बढ़ गई है। क्या हो गई है? कीमत बढ़ गई है। अब मुझे बताएं आप क्या करेंगे? आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा उससे? सोचो, आप उसे क्या कहोगे? अगला सवाल क्या होगा? हाफ लीटर कितने की है? नहीं 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 हाफ नहीं, लीटर नहीं कितने हाफ की? लीटर पे नहीं जा, हाफ लीटर, हाँ बिल्कुल ठीक शाहजेब साहब, कोका कोला, बिल्कुल ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट। आप कहोगे कोक पड़ी हुई है, कहता है यस पड़ी हुई है। आपने कहा वो कितने की? उसने कहा वो 100 रुपए की है। बताएं क्या करें? वो 100 रुपए की है 1.5 लीटर, वो दे दो। पेप्सी मुझे अच्छी नहीं लगती, पेप्सी नहीं मुझे अच्छी लगती, मुझे कोक पसंद है, यही है ना? अब हमने क्या किया, जब किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ी हमने उसके सब्स्टिट्यूट को बाय कर लिया जिसकी कीमत उसकी निस्बत कम थी। जब भी किसी प्रोडक्ट की
प्राइस बढ़ जाती है तो हम अब उसके सब्स्टिट्यूट को पे शिफ्ट कर जाते हैं, हम उस प्रोडक्ट को उसके सब्स्टिट्यूट के साथ स्विच कर देते हैं। ये इफेक्ट क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ आ गई? ये हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये इस नेम से हमने कभी इसको रिलेट नहीं किया। जी बच्चे देखिए मेरी बात सुने, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 में एक कॉन्सेप्ट ब्रांड लॉयल्टी, लेकिन वो हर बंदे की नहीं है, एक्सेप्शंस है। ब्रांड लॉयल्टी हर बंदे के लिए नहीं है। कुछ सिंपल यूजर हैं, उन्हें मोबाइल इस्तेमाल करना है ना, वो कहते हैं कोई भी हो, जो भी इकोनॉमिकल मिल जाए हम यूज कर लेंगे। बाइक है ना, बाइक हर बंदा नहीं कहता मैं तो हुंडई लेसा, सभी लोग यूज कर रहे हैं। तो ये मार्केट टर्मिनोलॉजीज है। तो इकोनॉमिक्स हमें इसके बारे में भी गाइड करती है। आपने बिजनेसमैन बनना है, आप जितनी आप प्रोडक्ट्स अपनी ऑफर करोगे तो आपका बायर, आपका जो कस्टमर होगा वो आप ही की प्रोडक्ट क्यों बाय करेगा? आप उसे ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करोगे, आप उसे अपना लॉयल कस्टमर बनाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का पढ़ लिया। मैं समझा पाया हूं बात बच्चे? तो बिल्कुल आपने जैसे कहा, एक्सेप्शन हर जगह पे मौजूद है। ठीक है जी बच्चे, तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बच्चे पढ़िएगा। ठीक हो गया जी बच्चे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये सजेस्ट करता है कि कम कीमत पे बायर मोटिवेट हो जाता है कि वो प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर दे उस प्रोडक्ट के साथ जो कम कॉस्टली है, लेस एक्सपेंसिव। सिमिलर का मतलब होता है जो सेम आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। जैसे प्यास लगी हुई है, हमें पानी पीना है, हम एक शॉप पे जाते हैं और जाके कहते हैं मिनरल वाटर की बोतल दे दो। अब वहां पे उसके पास 2-3 ब्रांड्स पड़े हुए हैं, उसके पास किनले भी है, उसके पास एक्वाफीना भी है, उसके पास नेस्ले भी है। हम कहते हैं ठीक है आप ऐसा करो हमें एक्वाफीना दे दो, वो कंपैरेटिवली कम कॉस्ट पे है। जो रिलेटिवली कम एक्सपेंसिव है, अब सिमिलर प्रोडक्ट जो मोर एक्सपेंसिव है उसको हम स्किप कर रहे हैं, जो कम एक्सपेंसिव है उसको बाय कर रहे हैं। ये है इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अच्छा बच्चे, लास्ट वन इफेक्ट, इसका सिर्फ नेम याद रख लें, ये भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ इसका नाम याद रख लें। इससे रिलेटेड मैंने एक एमसीक्यूज भी करवाया हुआ आपको। चैप्टर 4 में हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसका एक पूरा लॉ है, पहले हम वो लॉ समझेंगे, फिर ये हमें बात समझ में आ जाएगी। ठीक हो गया? तो अभी तक y इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ आप भी रिपीट कीजिएगा। y demand has negative slope. First one price effect, second one income effect, third one substitution, and last one law of diminishing marginal utility. जी बच्चे बात क्लियर हो गई? अच्छा बच्चे, हमें कुछ डेफिनेशन समझनी, वो डेफिनेशन हम समझने लगे हैं। बच्चे गुड्स दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट गुड्स, या दूसरी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट गुड्स। अच्छा, डिपेंडेंट गुड्स के लिए ना एक और वर्ड भी बोला जाता है, डिपेंडेंट गुड्स को रिलेटेड गुड्स भी कहा जाता है।
अच्छा, दो या दो से ज्यादा ऐसी गुड्स जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, दो या दो से ज्यादा ऐसी गुड्स जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं, इन्हें हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं दो तरह से। एक कहलाती है बच्चे सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरी कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और थर्ड वन है इंडिपेंडेंट गुड्स। अब हमने डेफिनेशन, पहली इसकी, सेकंड वन इसकी, और थर्ड वन इसकी। तो वन बाय वन ये तीन डेफिनेशन जरा हम समझने वाले हैं। सबसे पहली डेफिनेशन, सब्स्टिट्यूट गुड्स। जी बच्चे, दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें जो कंज्यूमर की सेम नीड को फुलफिल कर रही, दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें जो कंज्यूमर की सेम नीड को फुलफिल कर रही, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाते हैं। टू और मोर गुड्स which fulfill the same need of the consumers are called substitute goods. अच्छा, अब इन्हें कंपैटिटिव गुड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंपैटिटिव गुड्स। तो एग्जाम में अगर पेपर में पूछ लिया जाए कंपैटिटिव गुड्स को डिफाइन करें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स ही है। अच्छा, कंपैटिटिव गुड्स के लिए, इसके लिए डेफिनेशंस जो है वो तीन तरह से एग्जामिनर ने पूछ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकती हैं। तो एक तो रिटेन कर लें, बाकी दो समझ लें। दो या दो से ज्यादा गुड्स विच कंपीट फॉर द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। देखिए, एक कस्टमर है, उसे सॉफ्ट ड्रिंक की जरूरत है, उसके पास पैसे हैं। अब एक कंपनी है कोका कोला, दूसरी कंपनी है पेप्सी, दोनों एक दूसरे से फाइट कर रही है, कंपीट कर रही है कि कस्टमर के पास जो पैसे हैं वो मेरी प्रोडक्ट लेके जाए उन पैसों से। दूसरी कंपनी की कोशिश है कि कस्टमर मेरी प्रोडक्ट खरीदे और ये पैसे जो इसकी पॉकेट में है वो मुझे मिल जाए। तो क्या कर रही है? कंपीट कर रही है। तो ये दो या दो से ज्यादा गुड्स जो क्या करती है? एक दूसरे से कंपीट करती है। किसके लिए? इनकम के लिए। किसकी? कंज्यूमर। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, दो या दो से ज्यादा गुड्स जो एक दूसरे के मुतबादिल इस्तेमाल हो सकती है, विच आर यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मुतबादिल इस्तेमाल हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इसकी एग्जांपल देखिएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स की। जी बच्चे, सबसे पहली एग्जांपल, जूस और सॉफ्ट ड्रिंक क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसी तरह से बच्चे एंड कॉफी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछता है ना, एग्जामिनर कहता है इसके साथ मुझे एग्जांपल्स भी कोट करनी है। ठीक हो गया जी बच्चे? जी बच्चे, नेक्स्ट डेफिनेशन, सेकंड वन, कॉम्प्लीमेंट्री
गुड्स। Two or more goods which are used together to fulfill the need of the consumers। दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें जो इकट्ठी इस्तेमाल होंगी तो कंज्यूमर को फायदा मिलेगा, नहीं तो कंज्यूमर को उसका फायदा नहीं मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं बच्चे? कोशिश करें आप लोग भी मेंशन करें मुझे। सब प्रिंटर और इंक जो की बिल्कुल ठीक हो गया। बैट और बॉल मैंने पहले लिख दी थी, मैं इस वजह से ये एग्जांपल मुकम्मल कर लेता हूं, फिर अगली आपकी। प्रिंटर और प्रिंटर की कार्ट्रिज, ठीक हो गया जी बच्चे। इसी तरह से बच्चे बैट बॉल, बैट बॉल होगा, इसी तरह से हॉकी और हॉकी की बॉल, बाइक पेन, पेट्रोल। बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे, बिल्कुल सही हो गया। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसी तरह से बच्चे मोटरसाइकिल एंड पेट्रोल, बताएं किसकी एग्जांपल है, सब्स्टिट्यूट की या कॉम्प्लीमेंट्री की? कॉम्प्लीमेंट्री। जी बात समझा पाए हो? बिल्कुल ठीक हो गया जी। जी बच्चे लास्ट वन, थर्ड वन डेफिनेशन, इंडिपेंडेंट गुड्स। दो या दो से ज्यादा गुड्स जो या तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही या एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मींस एक की प्राइस दूसरे से या एक का कंपटीशन दूसरे के साथ या वो एक दूसरे के साथ मिलके इस्तेमाल होगी, किसी तरह का भी कोई इनका आपस में रिलेशनशिप है ही नहीं। तो दो या दो से ज्यादा ऐसी गुड्स विच डू नॉट रिलेट टू ईच अदर इन एनी वे इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट गुड्स। जी बच्चे इंडिपेंडेंट गुड्स की क्या एग्जांपल दे सकते हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है? बॉल एंड इंक, पेन एंड पैड। ठीक हो गया जी, शाबाश, बच्चों ने दिए जी। बॉल और इंक, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है जी, ठीक हो गया जी। जी ठीक हो गया जी, बड़ी ऑकवर्ड सी एग्जांपल हमने बोली कि याद रह जाए, ठीक हो गया जी बच्चे। सर बॉल और रिंग का ताल्लुक है क्यों नहीं है? क्या हुआ बच्चे? मैंने कहा बॉल और इंक का ताल्लुक है। कैसे? सर बॉल के ऊपर इंक फेंके बॉल गंदी हो जाएगी। ठीक हो गया जी बच्चे। इंडिपेंडेंट गुड्स क्या है? दो या दो से ज्यादा ऐसी गुड्स जिनका आपस में किसी भी तरह का कोई ताल्लुक ना हो, ऐसी गुड्स कहलाती हैं इंडिपेंडेंट गुड्स। एग्जाम्पल में बॉल एंड इंक, और उसके बाद बच्चे बाइक एंड शू पॉलिश। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की एग्जाम्पल भी बच्चे देखी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को बच्चे जॉइंट गुड्स भी कहते हैं।
बच्चे इधर तवज्जो दें, उधर छोड़ दें। देखिए हम लोगों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कुरान का उसूल, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोगों ने बड़ी बगावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ बड़ी नाइंसाफी की, तुम लोगों को अब पनिश किया जाएगा। डिफरेंट वे बताए, उसका एक तरीका भी बताया। तो उन्होंने आगे से कहा कि मूसा तू हमारे साथ मजाक करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहा पहले सुपारे में इसका जिक्र। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, हमारे लिए वो बड़ी ही खूबसूरत बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अतत्तखिदुना हुजुवा। ठीक हो गया जी बच्चे, कि जो मजाक करने वाले लोग हैं ना, हम मजाक होता है, एक मजाक होता है उसमें रियलिटी मौजूद होती है। जो मजाक का काम है ना, वो मजाक हमारा शेवा नहीं है, पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है इस तरह से मजाक करना, ठीक है ना। तो इसमें अपना वक्त बिल्कुल भी जाया ना करें इधर उधर की बातों में। जो हमारा कंसंट्रेशन है, फोकस है, उसी तरफ से, और हमें हक बात कहने, अच्छी बात कहनी, ठीक है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल फुरकान में इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया होगा। कभी कोई फजूल बात कर दे तो उसके लिए क्या है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई हमें कमेंट नहीं करना। क्या करते हैं लोगों का, क्या होता है, अस्सलामु अलैकुम, कौलू सलाम, अस्सलामु अलैकुम कह के आप लोग अच्छे तरीके से अपनी बात करें। तो हमें इधर उधर की बात नहीं करनी। वो बच्चे से हो गई मिस्टेक, उसने कह दिया, हमें क्या जरूरत है कि भी उस पर हम अपना वक्त जाया करें, ठीक हो गया ना बच्चे। तो आपने बच्चे कोशिश करनी है अपनी तवज्जो अपनी पढ़ाई की तरफ, अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए थोड़े से सेल्फिश होना, ठीक है। हम लोग आपको पता है ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, फिजिकल क्लासेस में मौजूद नहीं है, आप लोगों के लिए भी डिफिकल्टी है, मेरे लिए भी है। तो जैसे हम फिजिकल क्लासेस में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, उसी तरह से बच्चे हमें ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ना है और अपने वक्त की कदर जानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दो चीजें उनकी कदर उनके छिन जाने से पहले कर लो, एक है हमारे पास वक्त और एक है सेहत। सेहत है और उसकी कदर हमें उसके छिन जाने से पहले करनी है, और वक्त जब ये नहीं रहेगा फिर हमें इसका एहसास होगा। तो इन दोनों की कदर हम लोगों ने करनी है, ठीक है ना बच्चे। अच्छा बच्चे, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसे जॉइंट गुड्स भी कहते हैं, इसे कंपोजिट गुड्स भी कहते हैं। तो ये सभी नाम बच्चे याद रखिएगा, कंपोजिट गुड्स। जी बच्चे बिल्कुल, आप सभी लोग प्रोफेशनल, मैंने तभी इस्लाह की, मैंने किसी को क्रिटिसिज्म का शिकार नहीं बनाया, ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, सबसे पहला पॉइंट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसे कंपैटिटिव गुड्स भी कहते हैं। दो या दो से ज्यादा ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के मुतबादिल इस्तेमाल हो सकती हैं, उन्हें सब्स्टिट्यूट या कंपैटिटिव गुड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी हमने डिस्कस की, सॉफ्ट ड्रिंक और वाटर, टी एंड कॉफी एटसेट्रा। इसकी बहुत सारी और एग्जांपल है, हैंडआउट्स में भी मैंने मेंशन की हुई है। इसी तरह से बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें जो इकट्ठी इस्तेमाल होंगी, इन्हें जॉइंट भी कहते हैं, इन्हें कंपोजिट गुड्स भी कहते हैं, ठीक हो गया जी बच्चे। इसके एग्जांपल बैट और बॉल, प्रिंटर एंड कार्ट्रिज की एग्जांपल हमने ली। अच्छा बच्चे, उसके बाद हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट गुड्स, दो या दो से ज्यादा ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रखती, उन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया ना, इंडिपेंडेंट गुड्स कहलाती, ठीक हो गया। तो बच्चे ये पास पेपर में क्वेश्चन 2 टाइम्स आ चुका हुआ है, मैं भी आपको रेफर करवा रहा हूं, तो ये आपका आज का होमवर्क बन जाएगा। आपके दो क्वेश्चंस होमवर्क है, एक डिमांड कर्व की स्लोप डाउनवर्ड क्यों होती है, इसका क्वेश्चन बहुत पुराना, अभी काफी अरसा हो गया हुआ है, नहीं आया हुआ, तो ये बच्चे आप लोगों ने हैंडआउट से ही कर लेना है। व्हाई डिमांड हैज नेगेटिव स्लोप, एक क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है, आप लोगों ने ये प्रिपेयर करना है। पहला क्वेश्चन आपने ये, why is the demand curve downward sloping, फर्स्ट वन क्वेश्चन। सेकंड वन बच्चे होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन रेफर करने लगा हूं, इसका मैं साथ ही बता दूंगा कि हैंडआउट्स में ये क्वेश्चन कहां पे मौजूद है, जरा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, व्हाट इज मेंट बाय कंपैटिटिव गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और हर एक की दो दो एग्जांपल्स भी कोट करनी, ठीक हो गया जी बच्चे। क्वेश्चन 11 का
ए पार्ट। इसी तरह से बच्चे ये क्वेश्चन अगेन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपका होमवर्क है। डिफरेंशिएट सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड इंडिपेंडेंट गुड्स। तीनों डेफिनेशंस पूरी हैं, सब्स्टिट्यूट की भी, कॉम्प्लीमेंट्री की और इंडिपेंडेंट गुड्स की। और कहा है हर एक की कम से कम 2-2 एग्जांपल्स भी। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से मुतालिक बच्चे ने सवाल पूछा। बच्चे मैंने कहा था अभी इसका नेम रिटेन कर लें, इसका एक पूरा लॉ है, उसको समझना जरा मुश्किल हो जाएगा। चैप्टर 4 में हम इंशाल्लाह लॉ के बाद इस कॉन्सेप्ट को मैं रेफर करवा दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, जो मैंने क्वेश्चंस आपको रेफर किए हैं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी समझाए हैं, ये आपके नोट्स में मौजूद हैं। ये 1.2.5 रिलेटेड गुड्स, डिपेंडेंट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड की और उसकी एग्जांपल, इसी तरह से बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसकी एग्जांपल, और लास्ट वन पे बच्चे 1.2.6 इंडिपेंडेंट गुड्स और उसकी एग्जांपल। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं पे याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी बच्चे। सर ये जो भी आपने बताया ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशनल गुड्स और इंडिपेंडेंट गुड्स और एक और था साथ में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिसमें डिफरेंस करना था विद एग्जांपल, तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आया है। तो बेसिकली हम जब डिफरेंशिएट करते हैं किसी चीज को तो उसके दरमियान यानी कि लाइन वगैरह लगा के तो करते हैं, तो इसको भी ऐसे ही करना है, मींस के तीनों को लिख के सेंटर में लाइन लगा के डेफिनेशन लिख के नीचे एग्जांपल्स। देखिए बच्चे, जब क्वेश्चन आया ना डिफरेंशिएट का, अगर तो उसके पॉइंट्स मोर देन 1 हो, हर एक के 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट्स हो, तो फिर आप लाइन ड्रॉ करें और फिर आप इनका कंपैरिजन पैरेलल करें तो बेटर है। बट अगर डिफरेंशिएट करना है जस्ट वो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर बेहतर नहीं होता कि लाइन लगाई जाए। जैसे मैं आपको चैप्टर 4 में क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें यह है कि डिफरेंशिएट करना है। चैप्टर 5 में करवाऊंगा कि फॉर्म स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट करना है। अब बात हमें समझ में आती है, हम लाइन ड्रॉ करें और उसके, क्योंकि एक से ज्यादा पॉइंट्स हैं, पहले हमने कहना है कि जी डेफिनेशन क्या है इन दोनों की, फिर हमने बताना है कि इन दोनों में जो गुड्स डील होंगी वो कौन सी डील होंगी, फिर इसके बाद हमने कहना है कि प्रॉफिट की सिचुएशन क्या होगी, फर्म की प्राइसिंग, डिसीजन मेकिंग कैसे, वो एक से ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो तब हम कंपैरिजन करते हुए लाइन ड्रॉ करें। इन द गिवन सिचुएशन जस्ट डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लाइन ड्रॉ करना, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए एक सूटेबल वे होगा। गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक अप्रोप्रिएट बेस्ट वे होता है ना, उसके लिए बेहतर है कि अगर सिर्फ डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डिफरेंशिएट करना है तो फिर सिक्वेंशियली चले। पहले नंबर पे हेडिंग डेट सब्स्टिट्यूट गुड की उसकी डेफिनेशन, फिर कॉम्प्लीमेंट्री की उसकी डेफिनेशन और उसकी 2 एग्जांपल, उसके बाद इंडिपेंडेंट गुड्स उसकी डेफिनेशन उसकी 2 एग्जांपल। ये बेटर वे हो जाएगा जो मुझे लगता है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन ये 6 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो इसमें 1 नंबर की डेफिनेशन है, 1 नंबर की 2 एग्जांपल्स हैं, हर एग्जांपल 0.5 मार्क्स की है, और 2 एग्जांपल 0.5 1 मार्क्स और एक डेफिनेशन का 1 नंबर। तो ये इसी तरह से इसके मार्क्स डिटरमिन होते हैं। बच्चे गॉट माय पॉइंट? यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।